नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला चल रही थी और मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 को आप देख रहे हैं। 150 प्रश्न एक बार फिर से हाजिर है और पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं, अभ्यास करने की शुरुआत करते हैं। खूब सारा अभ्यास करके अगर आप जाएंगे तो वहां आप गलतियों से बचे रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसको बताइए। तो पहला स्टेटमेंट, इसमें कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को इन्होंने दिया था और इस सिद्धांत के हिसाब से प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। क्वांटम की एक छोटी इकाई है क्वांटा, और प्रकाश के इन बंडलों को फोटोन कहा जाता है। इसका जो सही नाम या जनरल नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो फोटोन होता है। अब ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। विकल्प आप देख रहे हैं नीचे ABCD करके दिया हुआ है और ई वाला ऑप्शन भी है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये तीनों ही बातें ठीक हैं, तीनों ही बातें एकदम परफेक्ट दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने वैसे तो बहुत सारे महान सिद्धांत दिए, जैसे कि आप देखते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सबसे ज़्यादा उनका प्रचलित और प्रसिद्ध सिद्धांत है। बहुत लंबे समय तक लोग उसे समझ ही नहीं पाते थे, तो वो चीज़ तो है। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चलते मिला था, मतलब उसकी खोज के लिए या उस पेपर को लिखने के लिए मिला था। लेकिन असल में अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का दिया गया था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। तो ये एक छोटी सी जानकारी है। पूछा जाता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। फिलहाल ए वाला ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकाशिक घटना के कारण मृग तृष्णा बनती है। मिरेज की जो घटना है वो क्यों होती है, उसके पीछे प्रकाश का कौन सा कारण जिम्मेदार। तो डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन जिम्मेदार होता है, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण जिम्मेदार होता है, या फिर TIR जिम्मेदार होता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और नहीं तो फिर रिफ्रैक्शन को भी आप देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसमें इस तरह की भ्रामक स्थितियां बनती हैं। और मरुस्थल में गर्मी के दिनों में आप एक जगह से खड़े होकर देखें तो दूर कहीं लगता है कि झील या पानी का कोई स्रोत है, ऐसी चमक उत्पन्न होती। जल होने का भ्रम होता है। तो हिरण जो है वो पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे ही गलतफहमी में भटकता रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें से आप सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भौतिक राशि और मात्रक दिया है, आप ये बताइए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। आप देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, भौतिक राशि दी हुई है, मात्रक दिया है। ज्योति फ्लक्स यानी जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है टेस्ला। पराध्वनिक गति यानी सुपरसोनिक स्पीड का जो मात्रक है, यूनिट है, वो ल्यूमेन होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मात्रक होता है मैक। अब ये बताइए कि इसमें गलत विकल्प एक तरफ करके सही वाला कौन सा है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक दिया है गॉस, वो बिल्कुल ठीक दिया है। बाकी अगर आप देखें, जो ज्योति फ्लक्स है उसका ल्यूमेन होता है, आप जानते हैं, और मैक होता है पराध्वनिक गति का। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होता है, टेस्ला होता है, मैक नहीं होता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, और इसमें कहा जा रहा है कि कौन से पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किस पदार्थ का होगा, पानी का होगा, क्राउन ग्लास का होगा, फ्लिंट ग्लास का होगा, या फिर डायमंड का होगा। यहाँ पदार्थों के नाम दिए हैं और इसमें से सही जवाब आपका ए हो जाएगा। जो अपवर्तनांक है वो पदार्थ की दृढ़ता और उसकी कठोरता को निर्धारित करता है। कुल मिलाकर इसमें आप देखें ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। जल का होता है 1.33, बाकी जो है उनका इससे ज़्यादा होता है। जैसे क्राउन ग्लास का होता है 1.52 और उससे भी ज़्यादा होता है फ्लिंट का 1.65 और सबसे ज़्यादा होता है हीरे का 2.42। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। किस पदार्थ में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ये धातु है, कौन सी होगी। अब एल्यूमिनियम है, निकिल है, स्टील है और लोहा है। ध्वनि की रफ्तार धातुओं में ज़्यादा होती है, ठोसों में ज़्यादा होती है, उसमें भी धात्विक ठोस जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ कई सारी धातुओं के नाम दिए। अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो 5th क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है, कितनी है, तो 6420। बाकी जो है उनमें भी पर्याप्त है, जैसे कि 6040 होती है मीटर प्रति सेकेंड में निकिल में, और इस्पात की होती है 5960, जबकि 5950 के आसपास लोहे के अंदर ध्वनि की चाल होती है। इसमें से आप एल्यूमिनियम को चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है जिसका कि शेप लीनियर होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, अमोनिया है, या फिर मीथेन है। लीनियर शेप वाला आपको ढूंढना है, संरेखीय आकार वाला।
तो ऐसा जो इसमें सहसंयोजक यौगिक है वो अगर आप देखें तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये संरेखीय होता है। बाकी सभी जो है उनका आकार भिन्न है। जैसे जल का जो यहाँ डिज़ाइन अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसको ड्रॉ करेंगे तो वो एंगुलर बनेगा, कोणीय बनेगा, पिरामिडल शेप बनेगा अमोनिया का, और टेट्राहाइड्रल शेप बनेगा मीथेन का। तो इसमें से CO2 को हम बाहर कर लेते हैं। और प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन परमाणु भार के आधार पर, और सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो तत्व है वो यूरेनियम है। और द्रव धातु है पारा, द्रव धातु तत्व है पारा, और द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। अब ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें तो भाई आप ई वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम ठीक दी हैं, सारी बातें सही हैं, देखकर ही मालूम होता है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। अब यहाँ देखें धातु और अयस्क दिया है, मिलान करके पहले से रखा है। गलत एक जगह कहीं गलत है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, संभावना दोनों की है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट, पारे का होता है सिनेबार, मैग्नीशियम का होता है पायरोलुसाइट, और लोहे का होता है सिडेराइट। कई सारे अयस्क एक धातु के होते हैं, तो उसमें से कुछ के नाम यहाँ दिए हैं। बताइए गलत कहाँ पे है। तो इसमें भी आप ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो ठीक दी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जानते ही हैं चांदी को अर्जेंटम कहा जाता है, AG से डिनोट करते हैं, तो ये पहचान में आ रहे हैं सब। और इसका ई वाला ऑप्शन परफेक्ट है, कोई भी विकल्प गलत नहीं। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का निर्माण आपको करना है। आप चाहते हैं कि स्टेनलेस स्टील आप बना लें, तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। कार्बन नहीं यूज़ करना चाहिए, लोहा या फिर क्रोमियम या फिर निकेल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या नहीं मिलाएंगे आप बताइए। तो आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है उसमें कार्बन की मात्रा भी होती है, और लोहा तो रहेगा ही, वो तो उसका बेसिक पदार्थ है। उसके अलावा क्रोमियम और निकेल रहता ही है। तो ये मिश्र धातु होती है कुल मिलाकर, और जंग रोधी होती है इसी वजह से। तो इसमें से हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते, तो ई को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जो पदार्थ नीचे दिए हैं 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, उनकी चालकता के आधार पर अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम में ये करना है आपको कि चालकता जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखना है, और सबसे कम चालकता वाले को बाद में रखना है। अब यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम मतलब तत्वों के नाम दिए हैं। और ये जो 10वां प्रश्न है आप देख सकते हैं, इसका ए वाला जो अरेंजमेंट है उसमें लिखा हुआ है ना, टंगस्टन की चालकता सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर मरकरी, और उसके बाद कांच। ये 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे चालकता का घटता क्रम। तो इसमें से ए वाले को ही चुनने में बुद्धिमानी। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि pH मान जो है, जो कि अम्ल या क्षार या उसकी मतलब किसी भी पदार्थ के गुण का वर्णन करता है, कुल मिलाकर एसिड है कि बेस है। तो ये बताइए कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में क्षारीय है। मानव मूत्र यानी यूरिन जो है ह्यूमन का, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, या उसका जो सलाइवा होता है मनुष्य का लार, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, या फिर रक्त ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, या फिर दूध। बताइए इसमें से क्षार कौन सा है। तो इसमें आपको pH मान मालूम होना चाहिए। जो यूरिन होता है उसका pH मान होता है 5.5 से 7.5 के बीच में, लार का होता है 6.5 से 7.5 के बीच में, और रक्त का होता है 7.3 से 7.5 के बीच में, दूध का होता है 6.4 से 6.6 के बीच में। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है। ये सी वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, ह्यूमन ब्लड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी वाले विकल्प को हमने चुना। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो क्विक सिल्वर जो है इसमें मरकरी इस्तेमाल होता है। क्विक सिल्वर हम किसको कहते हैं, मरकरी को कहते हैं। भारी हाइड्रोजन कहते हैं ड्यूटेरियम को, और वुड स्पिरिट कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को, मेथिल अल्कोहल को। और यूरिया असल में कार्बामाइड होता है। उसका ये जो तत्व दिए हुए हैं, माफ कीजिएगा यौगिक दिए हुए हैं, उनका रासायनिक नाम यहाँ पर है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं, कुछ तत्व हैं कुछ यौगिक हैं। अब इसमें आप देखें तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था आपको। और प्रश्न संख्या 12, इसमें आप ई को ही चुनेंगे क्योंकि चीज़ें ठीक दी हुई हैं। जितने भी ऑप्शन है ना सभी मिलान सही किया है। प्रश्न संख्या 13, वाटर गैस बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मेथेन या फिर ब्यूटेन, किसका इस्तेमाल करते हैं। 13वां प्रश्न आप देख रहे हैं। ए वाला ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करेंगे, पहला दूसरा इस्तेमाल करते हैं। इसमें मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है, हाइड्रोजन भी, दोनों को मिला देते हैं तो बनती है वाटर गैस। तो पहला दूसरा इसमें से ले लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। निम्नलिखित में से किस फास्फेट उर्वरक में फास्फेट का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। फास्फेट से बनने वाले कुछ उर्वरकों के नाम दिए हैं, लेकिन किसमें इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है वो आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एमोफास है, इसके अलावा हड्डी का चूरा है प्राकृतिक, बाकी राक फास्फेट है और मेटाफास्फेट है। तो मेटाफास्फेट में सबसे ज़्यादा फास्फेट का अमाउंट होता है 64%। बाकी अगर आप देखें तो एमोफास जो है वो सेकेंड पोजीशन पर रहेगा, इसमें करीब 48% होता है। और रॉक फास्फेट और हड्डी के चूरे में 35, 30, 35, 25 इसी के बीच में रहता है। ठीक, तो मेटाफास्फेट को इसमें से चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। पूछा गया कि किसका घनत्व नापने के लिए रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किस चीज़ की डेंसिटी आपको नापनी है कि आप इस स्केल का यूज़ करेंगे। पैमाना अलग अलग होता है भिन्न भिन्न चीज़ों को नापने के लिए। तो ये रिंगलमैन स्केल कहाँ पर इस्तेमाल होता है। धुएं का घनत्व नापना है, बादल का नापना है, हवा का नापना है कि वाटर वेपर का नापना है।
तो हमें असल में नापना होता है धुएं का घनत्व, तब हम इस्तेमाल करते हैं रिंगलमैन स्केल का, ठीक है। तो इसमें से हम जो स्मोक है उसको चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि ट्रिप्सिन, अब यहाँ बायो का क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसका काम क्या होता है, मतलब किस पदार्थ को ये सरल पदार्थों में विभक्त करता है, किस चीज़ को ये सरल पदार्थों में विभक्त करता है, वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। नीचे 4 विकल्प दिया है, तो उसमें से आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 16, और इसमें से हम किसको चुनेंगे? यहाँ साफ साफ प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। प्रोटीन का ये पाचन करने वाला है, तो ये किसे सरल अणुओं में तोड़ेगा? प्रोटीन को ही तोड़ेगा, तभी तो पाचन करेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो फिर दोनों हाथों में लड्डू। अच्छा, प्रश्न संख्या 17 को देखें, इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो विटामिन B5 जो है ये पेंटोथेनिक एसिड होता है असल में, मतलब इसका असली नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। और B6 जो है इसका पायरिडॉक्सिन नाम होता है। बायोटिन नाम होता है विटामिन B7 का, और विटामिन B9 का होता है फोलिक एसिड। जैसे आपका एक ऑफिशियल नेम होता है, एक निक नेम होता है, तो यहाँ पर निक नेम और ऑफिशियल नेम दिया हुआ है। अब ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 17, इसमें से आप ई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं सभी ठीक दी हैं और ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी का जो परिवार है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और उसमें जो रासायनिक नाम उनके हैं ना वो असल में आपको मालूम होने चाहिए, वहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 18 को देखें। ऑस्टियोमैलेशिया एक बीमारी है, हड्डियों से संबंधित है। अब ये बताइए कि ये कौन सी विटामिन की कमी से होती है। तो हड्डियों को चाहिए होता है कैल्शियम। अब विटामिन कौन सा होगा जरा बताइए। तो प्रश्न संख्या 18, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो विटामिन डी होगा। इससे विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और बड़े जो है उनमें ऑस्टियोमैलेशिया की समस्या देखी जाती है। तो डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, आगे चलते हैं। वैसे बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, आप जानते ही हैं। पेलाग्रा यानी चर्मदाह जो है वो B3 की कमी से होता है, और ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और भी आंखों संबंधी तमाम बीमारियां होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ पर एक रोग के बारे में कहा जा रहा है जो कि है सुर्रा रोग। बताइए कि ये कौन से कीड़े की वजह से होता है, किस इंसेक्ट की वजह से होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, या जो एडीज प्रजाति की मादा मच्छर होती है उससे होता है, या घरेलू मक्खियां इसको फैलाती हैं, कि टेबेनस मक्खी इसको फैलाती। तो ये रोग होता किस वाहक की वजह से है? कीट संचारित रोगों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो टेबेनस मक्खी जो होती है उसकी वजह से सुर्रा रोग फैलता है, उसी के वजह से होता है, वो जिम्मेदार होती है इसके लिए। बाकी अगर आप देखें तो मादा एनाफिलीज जो है वो मलेरिया वाहक होती है, मतलब मलेरिया परजीवी को मनुष्य के रक्त तक पहुंचाने का काम करती है। और एडीज प्रजाति की जो मच्छर है वो पीत ज्वर फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है। हैजे के लिए जो घरेलू मक्खियां होती हैं वो जिम्मेदार होती है। तो कुल मिलाकर इसमें से टेबेनस को आप चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। इसमें पूछ रहा है कि क्वाशरकोर रोग जो है ये असल में किसकी कमी की वजह से होता है। ये 25 बार पूछा गया क्वेश्चन है, घिसा हुआ है बिल्कुल। ये ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप गलत करेंगे तो जितने बाकी लोग हैं वो सही करके आएंगे, तो आप कट ऑफ में पीछे हो सकते हैं। अब देखें, ये जो 20वां प्रश्न है ना, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। देखिए, जो सरल वाले प्रश्न हैं आपको पूरी कोशिश करनी है कि वो गलत ना हो, वो सभी के सही होंगे, तो उसमें आप कहीं से भी अगर चूकते हैं ना तो पीछे हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हमने देखा ए वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछ रहा है कि सदिश भौतिक राशियों का चयन कीजिएगा। तो सदिश राशियां जिनमें कि परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर दी हुई है। अब बताइए कि इसमें से सदिश कौन सी है। इन राशियों को आप देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो है इसमें सबसे ऊपर दी हुई है वो असल में अदिश राशि है, उसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता जो है ये दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो इसमें से दूसरा तीसरा यानी जो सी वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, मतलब दूसरा भी और तीसरा भी, तो सी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखें। यहाँ कहा गया कि हैंडपंप के हैंडल को लंबा रखने से हैंडपंप को चलाने में आसानी होती है। अब ये जो कथन दिया हुआ है, हैंडपंप का अगर हैंडल लंबा है, सरकारी हैंडपंप में आप देखते हैं ना लंबे लंबे हत्थे लगे रहते हैं, तो चलाने में सुविधा होती है, आराम से पानी निकल जाता है। अब ये बताइए कि ये किससे संबंधित है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो अभी केंद्रीय बल का, अपकेंद्र बल का, जड़त्वाघूर्ण का, पृष्ठ तनाव का। ये असल में देखिए इसमें से कोई भी सिद्धांत इस पर काम नहीं कर रहा है। इस पर थ्योरी जो काम करती है ना वो बल आघूर्ण का सिद्धांत होता है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क की थ्योरी यहाँ पर काम करती है, और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि चलाने में आसानी होती है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। जब कोई पिंड हवा में 1 मैक नंबर से तेज गति से चलता है तो अपने पीछे हवा में किस आकार का विक्षोभ पैदा करता है। मतलब उसके पीछे हवा में कैसी विक्षोभ की आकृति पैदा होती है। शंक्वाकार यानी कोनिकल, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय, और स्फेरिकल यानी गोलाकार। कैसा आकार उत्पन्न होता है बताइए। तो तेज रफ्तार में चलने की वजह से उसके पीछे जो आकृति यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है वो असल में शंक्वाकार होता है, यानी शंकु के आकार का होता है, कोन के शेप का होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो सबसे छोटा या सबसे सूक्ष्म जो पादप बीज है वो आर्किड होता है। सबसे छोटी जो पौधे की कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ा जो पौधे का गुणसूत्र है वो ट्रिलियम होता है। और सबसे बड़ा पादप अंड यानी प्लांट एग जो है वो असल में साइकस का होता है। तो अब ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिया हुआ है।
24वां प्रश्न आपके सामने, और ये लाख टके का क्वेश्चन, इसमें से आप ई को चुन लें। इनकरेक्ट चुनने के लिए कह रहा था तो हमने ई चुन लिया। असल में जितनी चीजें हैं वो सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो जिंक जो है ये सेब में, मतलब जिंक की कमी से सेब में आंतरिक विकार उत्पन्न होते हैं। नींबू में जो डाईबैक रोग है वो तांबे की कमी से यानी कॉपर के अभाव में लगता है। और बोरॉन की वजह से विपटेल नाम का एक रोग है जो कि पत्ता गोभी की पत्तियों को खराब कर देता है। अब ये बताएं कि सही कौन सा है। तो अब इसमें से आप 25वें में से केवल जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे, क्योंकि यहाँ चीज़ें थोड़ी सी उलट पुलट दी हुई है। सभी जगह सब सही हो जाए आवश्यक नहीं है। देखिए, बोरॉन की कमी से सेब में आंतरिक विकार उत्पन्न होते हैं। अधिकता से भी समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ कमी की बात। और तांबे की कमी से जो नींबू में डाईबैक रोग है वो उत्पन्न होता है, जबकि मॉलिब्डेनम जो है ना वो विपटेल रोग के लिए जिम्मेदार होता है, बोरॉन नहीं। तो केवल दूसरा सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 को देखिए। कौन सा उत्पाद पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है? अफीम, हींग, या फिर रबर, या फिर कुनैन? ये पदार्थों के नाम है। जड़ से क्या प्राप्त होता है वो आप बताइए। तो आप जानते हैं कि हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होती है। देखने में लगता है कि ये तने का स्राव हो सकता है, तने में कहीं छाल काट के गोंद निकालते हैं और हींग बेचते हैं, लेकिन असल में ये जड़ से निकलती है, तने से नहीं। और बाकी चीज़ें जो है ना वो अलग अलग जगहों से, जैसे अफीम जो है वो कच्चे फल से प्राप्त होती है, पका हुआ नहीं होता है, कच्चा फल होता है, उससे दूध निकाल कर प्राप्त होती है। रबर जो है वो तने से प्राप्त होता है, और कुनैन तो छाल होती ही है, आप जानते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसमें से चुन लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 को आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, तो उनके खोजकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। जैसे रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को खोजने वाले लैंडस्टीनर थे, बैक्टीरिया की खोज करने वाले बेकेरल थे, ऐसा दिया हुआ है। और लिवेनहॉक जो थे उन्होंने ब्लड ग्रुप खोजा था, जबकि कैल्शियम खोजने वाले, कैल्शियम के खोजकर्ता ये हेम्फ्री डेवी थे। बताइए कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है। 27वें प्रश्न को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। कैल्शियम के खोजकर्ता हेम्फ्री डेवी सही है। बाकी चीज़ें उल्टी सीधी दी हुई हैं, उन्हें सीधा कर लेते हैं। यहाँ पहले डी को मार्क कर लेते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी को खोजने वाले बेकेरल थे, और बैक्टीरिया की खोज करने वाले लिवेनहॉक थे। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप खोजा था। इस तरीके से हम इसे अरेंज करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है। एल्बुमिनस ग्रंथियां जो होती हैं ये नेत्र में पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां यानी फैट ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाती हैं। और लैक्राइमल नाम की एक ग्लैंड होती है जो कि आहार नलिका में पाई जाती है, आहार नाल जो होती है उसके अंतर्गत पाई जाती है। तो अब ये बताएं कि इसमें मतलब पूरी जो आहार नाल होती है उसके अंदर ये पाई जाती है, इनकी अवस्थिति होती है। अब इसमें से सही कौन सा है। ये प्रश्न संख्या 28 को आप देख रहे हैं, केवल दूसरा सही है। जो वसा ग्रंथियों वाला है ना वो सही दिया है। बाकी लैक्राइमल जो है वो नेत्र में पाई जाती है, और एल्बुमिनस जो आप देख रहे हैं वो असल में आहार नाल के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये दोनों उल्टा दे दिया है, केवल इसमें बीच वाला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है कि विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवधारियों को उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन कराती है। मतलब जीवधारियों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है ये दर्शाती है। तो ये बायोनॉमिक्स है, या फिर मायोलॉजी है, या मैमोलॉजी है, या बायोनॉमी है। इसमें से कौन सा विषय या कौन सी विधा है ये। 29वां प्रश्न, और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। ये बायोनॉमिक्स है, यानी ए वाले विकल्प को हम इसमें से चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी मायोलॉजी को आप देख रहे हैं, ये मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करने के लिए इस विधा का विकास किया गया है। और मैमोलॉजी में स्तनधारियों का यानी मैमल्स का अध्ययन करते हैं, और जीवन के नियमों का सिद्धांत हम देखते हैं बायोनॉमी में। इसके बाद 30वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन नाम के प्रोटीन की वजह से होता है। दूध में हल्का पीलापन जो होता है वो कैरोटीन नाम के प्रोटीन की वजह से होता है। और अंडे के पीले भाग में जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। तो अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 30 को आपने देखा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये तीनों ही सही हैं, तीनों जानकारियां जो है वो परफेक्ट हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले के राघोपुर बखरी में सीता माता की 257 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई। बताइए कि ये कौन सा जिला है। तो प्रश्न संख्या 31, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि जिले का नाम तो ठीक दिया नहीं है। ये सीतामढ़ी जिला है बिहार राज्य का, जहाँ का राघोपुर बखरी, वहाँ पे ये लंबी सी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और वहाँ के सांसद ने घोषणा की है। कुल मिलाकर इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना ये बिहार राज्य में है, और इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। ये इसका उद्देश्य है। कितनी दी जाती है आर्थिक सहायता, वो अमाउंट आपको बताना है। 32वां, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। 300 रुपए की सहायता दी जाती है। प्रश्न संख्या 33 पूछ रहा है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की हाल की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के कितने जिलों के भूजल में यानी जमीनी पानी में यूरेनियम की निर्धारित मात्रा जो है उससे ज़्यादा अमाउंट पाया गया है, यानी खतरनाक स्तर का यूरेनियम मौजूद है जो कि नुकसान करेगा। तो ये चिंताजनक स्थिति है। कितने जिले इसके चपेट में है बताइए। जो जमीन का पानी है ना, भूमिगत जल, जिसे कि हम अपने दैनिक इस्तेमाल में ले आते हैं, अगर वो न रहे तो मनुष्य बेकार हो जाएगा, कम से कम मैदानी इलाकों में।
तो वो तमाम जो विषैले पदार्थ हैं उनसे प्रदूषित होता रहा है और अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो अब बताइए इसमें, देखिए इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 9 जिले इसकी चपेट में और निर्धारित सीमा से ज़्यादा मात्रा जो यूरेनियम की है वो इसमें पाई गई। तो 9 अक्टूबर 2022 को ये रिपोर्ट आई थी। इसमें से हम 9 वाला जो ऑप्शन है उसको चुनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का जो जहानाबाद जिला है निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रयास से 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। इसमें कौन से बैंक और कौन से मंत्रालय का योगदान है। 34 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा, यानी पहला दूसरा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय का रोल है। इसमें 1 और 2 को हमने चुन लिया। आगे बढ़ते हैं। 100% ये डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है और जल्द ही अरवल और यहाँ आप देखते हैं अरवल और शेखपुरा जो है ये भी इसी प्रकार से घोषित हो जाएंगे कि वहाँ भी 100% डिजिटल बैंकिंग चलती। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। हाल ही में बिहार राज्य के किस विभाग के द्वारा यह घोषणा की गई है कि शीघ्र ही बिहार के प्रत्येक जिले में एक बालिका संरक्षण गृह खोला जाएगा। ये कौन सा विभाग है आप बताइए। समाज कल्याण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट है। 35 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये समाज कल्याण विभाग है। वैसे भी आप जो काम यहाँ पर देख रहे हैं ना, बालिका संरक्षण गृह या समाज के जितने मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रयास, तो ये किसका काम होता है। ये सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट होता है वही हैंडल करता है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में 515 करोड़ रुपए की लागत से राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय और अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। ये बक्सर जिला है, भोजपुर है, किशनगंज है कि बांका है, मतलब बांका। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये बक्सर जिला है। 24 योजनाओं का लोकार्पण किया गया पटना का जो ज्ञान भवन है वहां से, और उसमें बक्सर में करीब 515 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय इत्यादि खोला जाएगा। तो बक्सर को हम चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 37 पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में सूखे की मार झेल रहे जो जिले हैं उसमें छठ पर्व से पहले, ठीक है, छठ पर्व से पहले प्रत्येक किसान के खाते में कितनी राशि भेजी जानी थी। छठ जो है वो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और अब तो पूरी दुनिया में विख्यात हो गया है, सूर्य पूजा, सूर्य उपासना। तो इस बड़े त्योहार के मौके पर प्रत्येक किसान के खाते में कितनी राशि भेजी जानी थी। और 37वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। 3500 रुपये यानी 3500 रुपये सूखे की मार झेल रहे जो जिले हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि इसमें कोई जीवन यापन नहीं कर सकता है, तब भी कुछ चीज़ें आसान हो सकती हैं। सरकार का कम से कम ऐसा प्रयास था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उसके चक्र ऐप और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री इसके द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मतलब कुल मिलाकर ये कौन सी राज्य पुलिस है ये आपको पहचानना होगा। तो यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं और सही जवाब होगा इसमें से ई वाला, क्योंकि जो राज्य है उनमें से कोई नहीं है। ई वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। असल में ये बिहार की पुलिस है और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। किसी और राज्य की होती तो उससे हमें क्या लेना देना। तो इसमें से ई वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। बिहार राज्य को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 39 देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 का ये है। तो इसमें सरकारी दक्षता की श्रेणी में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। गवर्नमेंट इफिशियंसी की बात हो रही है। भारत की रैंकिंग क्या है आप बताइए। तो 40वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इस प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। 45वां स्थान दक्षता, सरकारी दक्षता की श्रेणी में प्राप्त हुआ है और ओवरऑल रैंक अगर देखी जाए तो वो 37 है। 37वें स्थान पे भारत ऐसे ओवरऑल है और आर्थिक प्रदर्शन के मामले में 28वें स्थान पे है। व्यावसायिक दक्षता के मामले में है 23वें स्थान पे, लेकिन यहाँ पर सरकारी दक्षता की बात हो रही थी तो सी को चुना। अच्छा, 39वां प्रश्न पीछे छूट गया है। 38 के बाद हम लोग सीधे जंप कर गए 40वें पे। यहाँ पूछा जा रहा था कि भारत को वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये 106वां स्थान प्राप्त हुआ है, 107वां ऐसे करके रैंक दी हुई है। और आप जानते हैं कि ये जो भुखमरी सूचकांक है इसमें 107वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं कही जा सकती है। ठीक है, खराब स्थिति है। और 40वें को हमने देख ही लिया है। अब इसके बाद आप देखें 41वें प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि आर.एस. फिरोज शाह खम्बाटा इनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया है। तो आर.एस. फिरोज शाह खम्बाटा जो है ये संस्थापक और अध्यक्ष थे। अब किस समूह के थे ये आपको बताना है। ये बजाज समूह के थे, रसना के थे, विप्रो के थे, गोदरेज के थे। ये सारे ब्रांड आप जानते हैं। और 41 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखकर बताइए। ये रसना ग्रुप के संस्थापक थे। रसना आपने पी होगी बचपन में। तो ये आर.एस. फिरोज शाह, इनका नाम जो है थोड़ा सा विचित्र है। खम्बाटा जी, इनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया है। इसमें से रसना को आप चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में एशियाई कप 2022 महिला एकल में कांस्य पदक मैच में जापान की हिना हायाता को हराकर जीत लिया। हराया किसको उसका नाम दे दिया है, लेकिन जीता किसने है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देश का नाम दिया हुआ है, आप बताएं। और 42 का जो राइट आंसर है वो ई होगा। ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इनका नाम है मनिका बत्रा और इसीलिए चर्चा में भी है करंट अफेयर। तो इसमें भारत का नाम कहीं दिया नहीं था और इसलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं।
प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल फिलहाल में कौन से देश के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए HDFC बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक लिमिटेड को एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? ये कौन सा है, मतलब देश कौन सा है ये आप बताइए। तो जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें नाम दिए हैं। और आप देखें तो ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा, भारतीय रिजर्व बैंक और ये HDFC बैंक और केनरा बैंक को रुपए में व्यापार करने के लिए रूस के साथ, ठीक है। तो इसमें रूस वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में कहा जा रहा है कि किसे हाल फिलहाल में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये चिरंजीवी है, अल्लू अर्जुन है, रामचरण तेजा है या फिर प्रभास है। साउथ इंडियन एक्टर्स के नाम दिए हुए हैं। और 44 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, चिरंजीवी है और इन्हें ये पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2022 का प्राप्त हुआ है। इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखिए। भारतीय और रॉयल, अब यहाँ पर किसकी नौसेना है, किस देश की नौसेना है, उसके बीच में ये द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहार, ये 2022 का 13वां संस्करण था। इसका आयोजन हुआ और किसके तट पे ये आयोजित हुआ, मतलब कौन सी जगह पे आयोजित हुआ, वो जगह भी पूछी जा रही है। तो भारत की नौसेना का नाम तो दे दिया है, दूसरा देश इसमें दूसरे पक्ष की ओर से कौन सा था वो आपको चुनना है। और 45 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये ओमान था, ओमान की नौसेना थी और ओमान के ही तट पे यह अभ्यास शुरू भी हुआ है। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? अनुच्छेद 61 जो है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी है। मौलिक कर्तव्य हमारे 51A में है और 17वां अनुच्छेद हमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बताता है। उपाधियों का उन्मूलन जो है ये अनुच्छेद 18 में है। तो अब ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। 46 में से आप ई को चुन लीजिए क्योंकि जितनी चीजें हैं वो एकदम परफेक्ट दी हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 और इसमें कहा गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से सीखा है, कौन से देश के संविधान से सीखा है बताइए। तो ये वाला जो है ना, ये अब डी वाले को चुन लीजिए। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वीमर संविधान, उसमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। केवल कुछ को छोड़कर भारत में उसका प्रोविजन है। फिलहाल हमने सीखा है जर्मनी से। प्रश्न संख्या 48 को देखिए। सही विकल्प का चयन करना है। 52वां संशोधन होता है 1985 में और उसके द्वारा जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, वो संविधान का हिस्सा बनती है। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992 में जोड़ी जाती है और 74वां संशोधन होता है 1992 में ही और 12वीं अनुसूची भी जोड़ दी जाती है। अब ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 48 और इसमें हम चुनेंगे ए वाले ऑप्शन को, क्योंकि ये जितनी भी चीजें दी हैं वो ठीक दी हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही। प्रश्न संख्या 49 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ये पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन में है और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ये वियना में है, ऑस्ट्रिया। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 49 को आप देख रहे हैं और ये जो 49वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ई वाला, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें। जितनी भी जानकारियां हैं वो सब लाख टके की सही है। 50वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। वर्ष 2022 JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये सम्मान किसको प्राप्त हुआ ये बताइए। तो ये जो JCB पुरस्कार है, इसमें नाम आप देख रहे हैं, ये प्राप्त हुआ था उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को। ठीक है, ये उर्दू के उपन्यासकार हैं और ये पुरस्कार इन्हें द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया गया है। तो आप जो रचना इनकी है वो भी याद रखेंगे। फिलहाल ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 को आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों की सहायता से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया? अनुशीलन समिति के फाउंडिंग मेंबर्स का नाम पूछा जा रहा है या सहयोग देने वाले लोगों का नाम पूछा जा रहा है, तो आप बताएं। और ये जो 52वां प्रश्न है इसमें आप देख रहे हैं और उससे पहले हमने यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ दिया है, जैसे कि आप ये देखें 51वां प्रश्न। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए 52वां जो है उसको हम बाद में देखेंगे। हमने 50 तक देखा था, खालिद जावेद को हमने इसमें चुना था जिन्हें कि JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया। अब इसके बाद 51वें प्रश्न को देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया? यहाँ उस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, ये है 51। और 51 का जो राइट आंसर है इसमें आप देख लीजिए और बताइए। देखिए इसका डी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और ये कलकत्ता अधिवेशन था जो कि 1928 में होता है। तो इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुनते हैं। और अब चलते हैं 52वें प्रश्न की ओर, जो कि हमसे पूछ रहा था कि अनुशीलन समिति में सहयोग किसने दिया था। तो अब इसका उत्तर आप दीजिए। ये 52वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें जो नाम दिया है बारिंद्र घोष है, भूपेंद्र दत्त है, नरेंद्र भट्टाचार्य है। और इसका हम बी वाला ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि केवल पहला दूसरा हम इसमें शामिल कर सकते हैं। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त को 1907 का समय था, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है और इन्हीं लोगों के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून, काफी उग्रता थी। तो इसमें से हम बी को चुनकर आगे बढ़ते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद 53 यानी 53वां प्रश्न, और इसमें कहा गया कि 1897 का समय है। रैंड और आयस्टर्स की हत्या की जाती है और हत्या को उचित ठहराया गया कौन से समाचार पत्र में, ये आपको बताना है।
तो प्रबुद्ध भारत में इसे सही कहा गया, सुधारक में कहा गया, या फिर संवाद कौमुदी या हिंदू पैट्रियट। नाम आप देख रहे हैं, इसमें से आप ई वाले विकल्प को चुन लेते हैं। और ई को इसलिए चुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र था केसरी, उसमें इस हत्या को उचित ठहराया गया। और इसके बाद तो फिर इनकी शामत आ जाती है। हालांकि इसके बाद लोकप्रियता भी बहुत मिलती है, जो जन समर्थन था वो इनके पक्ष में हो जाता है, लेकिन अंग्रेज ने देशद्रोह का आरोप लगा के 18 महीने की सजा सुना देते हैं। अब इसके बाद 54वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं आप। अखिल, ये अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में चर्चा हो रही है। तो अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए किसको पेरिस भेजा गया था? रूस के क्रांतिकारी जो हैं वो बम बनाना जानते थे, तो हमारे जो भारतीय नौजवान हैं वो भी इच्छुक थे कि हमें भी आना चाहिए ताकि अंग्रेजों को डराएं। तो ये काम करने के लिए कौन गया था? यहाँ कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर हैं, पांडुरंग वापट हैं, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ये पीएम वापट इनको कहा जाता है, पूरा नाम इनका दे दिया है, पांडुरंग महादेव वापट। ये गए थे पेरिस और बम बनाना सीख कर आए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी में ये पूरा परंपरा चलती है और बाकी जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो बाद में सीख जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। डीएच किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास जब किया गया था तो वो किस जिले का न्यायाधीश था बिहार राज्य में? वो जहानाबाद का न्यायाधीश था, औरंगाबाद का था, मुजफ्फरपुर का था, भोजपुर का था। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास होता है, आप जानते हैं, 1908 में, और मुजफ्फरपुर जिले का ये न्यायाधीश था। और इसमें गलती से दूसरे लोग मारे जाते हैं। आप जानते हैं कि 30 अप्रैल 1908 को ये घटना होती है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस इसके ऊपर बम फेंकते हैं, लेकिन किंग्सफोर्ड बच जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी थे, दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी और बेटी, उनका परिवार मारा जाता है। और इस घटना से दुखी होकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? जो मुजफ्फरपुर जिला है उसको चुन लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। देखिए, राजनीतिक सुधारों पर विचार विमर्श के उद्देश्य से अगस्त 1906 में अरुंडेल समिति का गठन किया गया। तो किस वायसराय के समय में किया गया ये बताइए। 56वां प्रश्न आपने देखा। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अरुंडेल समिति का जो टाइम है वो 1906 का है और तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1906 में कौन वायसराय था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, जो कि कर्जन के बाद आता है। तो इसमें से हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय या मिंटो द्वितीय को चुन लेते हैं। इसके बाद 57वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा। इल्बर्ट बिल विवाद जो होता है उस दौरान अपने समाचार पत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेएफ मॉरिस की आलोचना करने के लिए निम्नलिखित में से किसे 5 मई 1883 को 2 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई? ये कौन सा क्रांतिकारी था आपको बताना है। तो इसमें से अगर आप विकल्प देखें तो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं चुन सकते हैं। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो कि आलोचना करने के लिए कारावास भुगतते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो है उसके संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। प्रसन्न कुमार ठाकुर जो है वो इसके भारतीय सचिव थे और इसके ब्रिटिश सचिव का नाम था विलियम कॉबरी। जॉन क्रॉफर्ड जो है वो इसके प्रतिनिधि थे। अब इसमें ये बताइए कि लैंड होल्डर सोसाइटी की पूरी संरचना यहाँ दे दी गई है। गलत ऑप्शन कौन सा है? तो गलत इसमें ऊपर वाला ही है। संस्थापक का नाम जो दिया है, संस्थापक इसके द्वारकानाथ टैगोर और उनके बाकी जमींदार सहयोगी थे। इससे शिशिर कुमार घोष का कोई लेना देना नहीं था। तो संस्थापक का ही नाम गलत दिया है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। 1909 का समय है। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और किसने कहा था कि लॉर्ड रिपन भारतीय वायसरायों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ये कथन किसका था? तो 59वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय का ये कथन था कि लॉर्ड रिपन जो है वो जितने भी बाकी वायसराय हैं उनकी तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 60 पूछा गया कि ओवेन मेरेडिथ के नाम से कौन सा वायसराय फेमस था? ओवेन मेरेडिथ किसको कहा जाता था? ये साहित्य में काफ़ी रुचि रखते थे, रचनाएं करते थे, लिखते थे। तो ये डफरिन था, रिपन था, लिटन था या लैंसडाउन था? ये नाम किसके लिए था? तो लॉर्ड लिटन जो कि सुधारवादी विचारधारा का था, 1876 से लेकर 1880, साहित्य जगत में उसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। तो सी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 वाली, उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी मतलब वन क्षेत्र में दर्ज की गई? तो बताइए, -255 वर्ग किलोमीटर, मतलब इतना कम हो गया है। माइनस का मतलब ये, या 256, 257 सब स्क्वायर किलोमीटर में है। और 61वां प्रश्न, करेक्ट आंसर क्या होगा? 257 वर्ग किलोमीटर जो है वो उतना घट गया है। और इसमें से हम जो सी वाला विकल्प है उसको चुन लेते हैं, -257। प्रश्न संख्या 62 भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से ही संबंधित आंकड़ा दिया है और पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मैंग्रोव आवरण जो है वो सर्वाधिक बढ़ा है? वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है वो बताइए। तो आप इसमें से ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओडिशा में सबसे ज्यादा वृद्धि 8 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है, बाकी उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर जाकर कर्नाटक है। मतलब ये 3 जो है ये बढ़ोतरी करने वाले राज्य हैं। तो ओडिशा को हमने इसमें से टॉप पे रखा। इसके बाद 63वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। यहाँ भी वन स्थिति रिपोर्ट और कहा जा रहा है कि किस बाघ अभ्यारण्य में वनावरण में कमी नहीं दर्ज की गई है। वनावरण वहाँ का जस का तस है, घटा नहीं है।
तो ये कवाल है, भद्रा है, सुंदरवन है और बुक्सा है। बाघ अभ्यारण्य की बात हो रही है और इसमें से जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका डी वाला। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल का है और यहाँ पर वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्नामलाई और इंद्रावती में भी यही हाल है और सबसे ज़्यादा कमी कवाल में दर्ज की गई है। भद्रा में भी वही बात है और सुंदरवन जो कि रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट था और एकमात्र ऐसा अनोखा आवास था उसके लिए मैंग्रोव वाला, तो उसमें कमी दर्ज की गई है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? बुक्सा को। जिसमें नहीं दर्ज की गई है मतलब जो जस का तस है या उसमें ग्रोथ हुई है उसको हमें चुनना था। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। फसल का नाम दिया है और उत्पादन में जो प्रथम राज्य है उसका नाम आपको इसमें दे रखा है, मिलान करके पहले से दिया है, कौन सा सही है वो चुनना है। लेटेस्ट डाटा के आधार पर देखें तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? केरल है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है और मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश। सही कौन सा है? 64वें को आप देख रहे हैं। अब इसमें आप चुन लीजिए ई वाले ऑप्शन को क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो ठीक दी हैं, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद 65वें प्रश्न को आप देखें। नवीनतम कृषि डाटा के हिसाब से शहतूत रेशम मतलब जो मलबरी रेशम होता है उसका सबसे बड़ा भारत में उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, मेघालय है, झारखंड है, असम है, इसमें से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कर्नाटक इसमें सबसे ऊपर है। शहतूत रेशम के यानी मलबरी रेशम में कर्नाटक का पहला पोजीशन है। टसर रेशम में झारखंड नंबर 1 है, इरी रेशम में असम है और मूंगा रेशम में भी असम है। फिलहाल हमें मलबरी का पूछा जा रहा था तो हमने कर्नाटक को चुना। 66वें को देखिए। वर्ष 2021-22 में प्रमुख फसलों मतलब जितनी भी प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान के हिसाब से कितने मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है? गेहूं की किल्लत देश में देखी जा रही है तो अभी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब इसमें मिलियन टन में आंकड़े दे रखे हैं, आपको चुनना है और ये रहा 66वां क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। 111 मिलियन टन का जो अग्रिम अनुमान है, रिकॉर्ड उत्पादन इतना दर्ज किया गया है, तो इसमें ये दूसरा अग्रिम अनुमान था। डी वाले विकल्प को हमने चुना। 67वें को देखते हैं। जो नवीनतम खनिज डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो सीमेंट का उत्पादन है उसके संदर्भ में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस मामले में यानी उत्पादन के मामले में सीमेंट में चीन नंबर 1 है, भारत का दूसरा स्थान है, वियतनाम तीसरे स्थान पे है और अमेरिका जो है वो चौथे स्थान पे है। गलत कौन सा है आप बताइए? तो गलत कुछ भी नहीं है, जितनी जानकारियां हैं सभी सही है। ठीक है, तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? ई वाले विकल्प को चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 68 को देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 का आंकड़ा, खनिज उत्पादन की बात हो रही है। परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो खनिजों के या खनिज उत्पादन के मूल्य में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा सबसे अधिक है? ये अनुमान है, ध्यान दीजिएगा। तो ओडिशा का हिस्सा सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का है, कर्नाटक का है, राजस्थान का है। और इसमें अगर हम अनुमानित देखें तो सबसे बड़ा शेयर किसका है? ओडिशा का है। यहाँ पर हम एक जो ईंधन खनिज है और परमाणु खनिज है उनको छोड़ दे रहे हैं, उनके अलावा जितने हैं उनको ध्यान में रख रहे हैं। इसके बाद 69वें प्रश्न को आप देखें। बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार 6वें स्थान पे है, घनत्व के मामले में पहली पोजीशन पे है, लिंगानुपात के मामले में 25वें स्थान पे है और जो बालक वर्ग है मतलब शिशु वर्ग है 0 से 6 वर्ष की आयु, उसकी जनसंख्या की दृष्टि से सभी राज्यों में दूसरे स्थान पे है। अब ये बताइए कि बिहार राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? 69वें को आपने देखा। राइट आंसर इसका ई होगा क्योंकि जितनी भी जानकारियां हैं वो ठीक दी हैं, तो गलत कुछ नहीं है और हमें गलत खोजने के लिए कहा जा रहा था। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित शहरों को उनकी साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पटना इसमें पहले स्थान पे है मतलब सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर थोड़ी सी कम है रोहतास में और भोजपुर में उससे कम साक्षरता है, ऐसे ही करके व्यवस्थित किया है। तो ये घटता हुआ क्रम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें चुनिए। तो 70वां प्रश्न आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका बी वाला। रोहतास का पहला स्थान है, उसके बाद पटना है, फिर भोजपुर है, फिर मुंगेर है, फिर औरंगाबाद है। ऐसे टॉप 5 को आप देखते हैं। फिलहाल इसमें से हम बी के ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। कौन सा गलत है विकल्प इसमें चुनकर बताइए। तो सर्वाधिक नगरीय आबादी जो है वो पटना में पाई जाती है, सबसे कम जो नगरीय आबादी है वो शिवहर में पाई जाती है और सबसे कम जो नगरीकृत जिला है वो समस्तीपुर है। गलत कौन सा है आप बताइए। तो गलत कुछ भी नहीं है, समस्तीपुर में मात्र 3.47% ही नगरीकरण दिखाई देता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो ठीक दे रखी हैं और हम इसमें से ई वाले विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है वो कितने फीसदी है? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप देकर बताएं। तो ये 9.7% है और इसमें से हम चुनेंगे किसको? ए वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 73 पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में इस बार वाला जो है यानी 2022-23 का, उसके कुल बजट व्यय अनुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितना बढ़ा है बजट का अनुमान, ये आपको बताना है। प्रतिशत में दे रखा है। और 73वां प्रश्न, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 8.88%। और इसको 8.88 को हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं? यहाँ अप्रॉक्स में दिया है तो हम 9 लिख सकते हैं। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं और इसमें देखते हैं कि अब यहाँ 8 या 8-9 आ रहा है तो हम इसको पूरा 9 बना देते हैं, तो वैसे ही 9%। इसके बाद 74वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट
के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। ये 2016 है, 2015 है, 2011 है या फिर 2008 है, इसमें से कौन सा होगा? और 74वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2011 है ये अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, और बाकी 2016 दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, आप जानते ही हैं। मृदा वर्ष था 2015। इसमें से हमने सी को चुना और आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जो नवीनतम डाटा है उसके हिसाब से अद्यतन यानी करंट अफेयर की न्यूज़ है, तो कुल मिलाकर किसने गया जिले के बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया? करंट अफेयर की जो जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए। उद्घाटन किसने किया था वो आपको बताना है। 75, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 153.4 करोड़ रुपए का पूरा जो लागत है वो इसमें लगी है निर्माण में। तो कुल मिलाकर इसमें हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री दिया ही नहीं है। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। इसमें कुल 3 स्टेटमेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर डाटा दिया है। तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक के आंकड़े के हिसाब से शिशु मृत्यु दर जो है यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो 29 थी, और शिशु मृत्यु दर जो 2019 का आंकड़ा है बिहार के नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण का दिया है, नगरीय क्षेत्रों में जो शिशु मृत्यु दर है वो 27 थी। और बिहार की ओवरऑल अगर देखें तो शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो पूरा ओवरऑल बिहार का 28 था। तो यहाँ ग्रामीण, नगरीय और पूरा एक समेकित दे रखा है, इसमें आप देखकर बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे बिहार में शिशु मृत्यु दर को देखें तो वो 29 थी, न कि 28। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। तो हम इसमें से बी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं यानी 77वें को। इसमें भी वही बात है, कुछ स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है सही कौन सा है। तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 1385 मिलीमीटर दर्ज की गई 2020-21 में, और 1522 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा जो है वो दर्ज की गई किशनगंज में, जो कि सबसे ज़्यादा थी। जहानाबाद में सबसे कम थी, 403 मिलीमीटर दर्ज की गई वार्षिक वर्षा। सही कौन सा है? तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न संख्या 77 करेक्ट आंसर इसका ए होगा। तीनों ही जानकारियां सही हैं और थोड़ी सी अनोखी जानकारियां हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 78 को देखते हैं। बिहार राज्य में पूरा मतलब ओवरऑल आकाशीय बिजली गिरने से कम कितने मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंद्रवज्र, अच्छा नाम है, तो इसको विकसित किया गया है। मतलब बिजली गिरने से कितने मिनट पहले वो चेतावनी दे देगा। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन है और 78 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। 40 मिनट पहले ही वो चेतावनी दे देगा कि बिजली गिर सकती है। अब इसमें ये नहीं है, गारंटी नहीं ली जाती है कि गिरेगी ही, लेकिन संभावना, जैसे मौसम की बाकी गतिविधियों को हम पहले ही सूचित कर देते हैं कि ये वर्षा इस दिन होगी, इस दिन तूफान आएगा, वैसे ही बिजली गिरने की चेतावनी। इसके बाद 79 को देखते हैं। किस जिले की कुटुंबा ग्राम पंचायत जो है, असल में कुटुंब ग्राम पंचायत है, वो इंग्लिश में जब लिखते हैं ना तो इसमें आ की मात्रा अपने आप जुड़ जाती है, यानी ए लगा देते हैं लास्ट में, लेकिन जब इसको हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ कुटुंब होना चाहिए। तो कुटुंब ग्राम पंचायत जो है, इसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। अब ये कुटुंब ग्राम पंचायत कौन से जिले की है ये आपको बताना है। बाल हितैषी पुरस्कार इसने जीता है, जिला कौन सा है 79 को आप देखें, और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। औरंगाबाद है ये, ठीक है, औरंगाबाद जिले की ये पंचायत है। और इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुनकर 80 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, जिसमें कहा गया कि 2020-21 के दौरान बिजली की खपत के लिहाज से 3 संपन्न जिलों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब 2 ही के नाम दिए गए हैं, तीसरा आपको खुद खोजना होगा। पटना और गया जो है ये बिजली की खपत के मामले में काफ़ी आगे है, और एक और जिला है, कौन सा है बताइए? तो इसमें से आप मुजफ्फरपुर को चुन लीजिएगा। पटना, गया और मुजफ्फरपुर ये खपत के मामले में 3 संपन्न जिले कहे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 81 को आप देखें। कौन सा गीत बिहार राज्य का एक गाथा गीत नहीं है? गाथा गीत में किसी के जीवन को आधार बना के और नाटिका रची जाती है जिसमें कि उसके पूरे जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सलहेस है, लोरिकायन है, बिजमैल है या फिर समदाउन है। किसका नाम इसमें से नहीं शामिल करेंगे वो आपको बताना है। तो 81 को अगर देखें तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। समदाउन ये संस्कार गीत है, इसका संबंध किसी गाथा से नहीं है। और बाकी सलहेस, लोरिकायन और बिजमैल को देख रहे हैं आप, विजयमल राजा के जीवन पर आधारित है। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही गाथा गीत है, लेकिन जो समदाउन है वो नहीं। समदाउन का मतलब उसमें तमाम संस्कार से संबंधित गीत आ जाएंगे। बाकी दीना भद्री को भी अगर आप देखें तो वो भी गाथा गीत है। इसके बाद आगे चलते हैं, डी को इसमें हमने चुना था। प्रश्न संख्या 82, जो बिहार राज्य का कौन सा जिला, यहाँ जिले का नाम ही नहीं दिया है कि एक जिला है बिहार में जो कि मंदार की पहाड़ी वहाँ पर है, और मंदार मेले का आयोजन किया जाता है, और ये मेला लगता है मकर संक्रांति के मौके पर। तो ये जिला कौन सा है जरा बताइए? बांका जिला है, अररिया है, पूर्णिया है, रोहतास है, इसमें से कौन सा होगा? तो मंदार मेला लगता है बांका जिले की जो मंदार पहाड़ी है वहाँ पे, तो बांके को इसमें से चुन लीजिए। और चलते हैं 83 की तरफ। और 83वां प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि कौन सा लोक नाट्य जो है वो भाई बहन से संबंधित है? तो भकुली बंका है, कीर्तनिया है, सामा चकेबा है और डोमकच है। नाम दिया हुआ है। सामा चकेबा जो है ये भाई बहन से संबंधित है, और इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इस त्यौहार को मनाती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, गोगा बील आपका कटिहार में है और उदयपुर जो है वो नवादा में है। तो इसमें से गलत कौन सा है? 84 को आप देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो नवादा वाला दिया है ना, वही गलत है इसमें। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में। प्रश्न संख्या 85 पूछा गया कि कौन सा संस्थान बिहार राज्य के वैशाली जिले में है? तो प्राकृतिक जैन शास्त्र अहिंसा अनुसंधान संस्थान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान या फिर मिथिला संस्कृत विद्यापीठ। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा जो कि वैशाली जिले में? प्रश्न संख्या 85 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें देख लीजिए पहले 85। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यहाँ आप देखिए प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा अनुसंधान संस्थान ये वैशाली जिले में है। बाकी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद आप जानते हैं पटना में है और काशी प्रसाद जायसवाल वाला भी पटना में ही है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ वो दरभंगा में पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है? ये कौन सा पास है बताइए? तो मिंट का जो है ये तो कश्मीर और चीन को जोड़ने का काम करता है। इसमें जो बड़ा लाचा है ना, वो बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। बाकी चांगला को आप देख रहे हैं वो तिब्बत के साथ लद्दाख को कनेक्ट करता है और तिब्बत के साथ सिक्किम को जोड़ने वाला नाथुला है। तो इसमें से हम बड़ा लाचा को जोड़ते हैं, मतलब बड़ा लाचा को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 को देखें, कौन सा विकल्प सही है? तो ओडिशा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और केरल की जो वेम्बा नद है वो वेम्बा नद का मतलब खुद ही झील होता है, तो वेम्बा नद भारत की सबसे लंबी झील है। चोलामू जो है ये भारत की सबसे ऊंची झील है जो कि अरुणाचल में है। अब ये बताइए कि सही कौन सा है? 87वें का जो करेक्ट आंसर है ना वो बी होगा। पहला दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा वाला जो है ये चोलामू है तो ऊंची, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, लेकिन ये अरुणाचल में नहीं है, ये सिक्किम में है। राज्य का नाम गलत दिया है इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है और इसीलिए हम इसमें से बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 88 को आप देख रहे हैं। सबसे पूर्वी जलप्रपात का आपको चयन करना है। तो चुलिया है, धुआंधार है, कपिलधारा है और जोरांडा है। ये सब वाटरफॉल्स के नाम दिए हुए हैं। सबसे पूर्व दिशा में कौन सा पड़ेगा? तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बढ़ते चलें तो सबसे पश्चिम में पड़ेगा चुलिया, उसके बाद धुआंधार नर्मदा नदी वाला और कपिलधारा है और अंत में है जोरांडा। तो इसमें से आप जोरांडा को चुन लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जोरांडा जलप्रपात किस नदी से पानी प्राप्त करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। देश और राजधानियां दी है, कौन सा गलत है बताइए? तो बोत्सवाना की राजधानी है गैबरोन, कंबोडिया की है नोम पेन, क्रोएशिया की है लिप्सी और इसके बाद फिजी की है सुवा। राजधानियों का नाम यहाँ दिया हुआ है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला होगा। क्रोएशिया की जो राजधानी है वो जॉग्रेब है, ठीक है, जॉग्रेब है और यहाँ नाम गलत दिया है तो सी को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। 90 नंबर का भारतीय मानक मध्याह्न रेखा की बात हो रही है। ये कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें नाम दिया है राज्यों का और इसमें से सही जवाब क्या होगा इसका? ई वाला हो जाएगा। अब ई को इसलिए चुन लिया क्योंकि देखें इसमें सारे राज्य जो है वो मिल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, इन 5 राज्यों से ये मानक मध्याह्न रेखा जो है ये गुजरती। इसके बाद 91 को देखें। इसमें कहा गया कि किस राज्य का गठन वर्ष 2000 में नहीं हुआ था? गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अब इसमें नाम दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसमें ए वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। गोवा का गठन हुआ था 1987 में, सन 2000 में नहीं हुआ था। ये 30 मई 1987 की तारीख है। बाकी जितने भी हैं वो सन 2000 के ही हैं, ठीक। तो गोवा को इसमें से चुनकर बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। कौन सा विषय राज्य सूची का है? तो राज्य सूची के जो विषय है उसमें सिर्फ रेलवे पुलिस वाला आता है मैटर। बाकी जितने हैं जैसे शिक्षा, विद्युत और वन, ये समवर्ती सूची में है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों का ही हिस्सा चलता है। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 को देखें आप। इसमें कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये अंतिम वाला चुनाव जो वर्ष इसमें आपको देखना है, देखकर बताइए। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये 1945 में हुआ था और केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन जो है ये इसी समय होता है और 1919 के अधिनियम के तहत होता है। 1945 को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये कौन से अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? यहाँ जो पुराने अधिनियम है उनके नाम दे रखे हैं और आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था उसमें संवैधानिक निरंकुशता साफ साफ झलकती थी और ये बड़ा था, साइज में बड़ा था। और संविधान जो हमारा अपना वाला है उसमें भी हमने यहाँ से बहुत कुछ लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। अधिशासी शक्तियां, ये केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों की बात हो रही है। तो भारत के संविधान में ये जो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां होती हैं ये किस में निहित की गई बताइए? तो ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये कहाँ पे होती है? सरकार की लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है? तो ये सारी जो अधिशासी शक्तियां होती हैं ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन सब में से किसी में भी नहीं। तो राष्ट्रपति का नाम दिया रहता है तो उसको चुनते। फिलहाल हमने ई को चुना और 96 को देखते हैं जिसमें कहा गया कि कौन सा विकल्प सही है। तो अकबर ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को बनाया था।
शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पे पटना शहर को बसाया। पाटलिपुत्र तब तक ध्वस्त हो चुका था और शेरशाह ने उसे संगठित करके, मतलब जो भी बचा कुचा था, पटना का नाम दिया। और गोपाल ने ओदंतपुरी, गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक हैं, तो इन्होंने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान जो बिहार शरीफ है उसमें एक मठ और एक विश्वविद्यालय बनवाया था। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसका दूसरा तीसरा तो ठीक है, लेकिन जो मलिक जानी को नियुक्त करने की बात है ना, तो ये इल्तुतमिश के ही समय में हो जाता है। इसमें अकबर का समय तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दूसरा तीसरा इसका सही है। ये पहला वाला गलत है, यहाँ पे अकबर की जगह पे इल्तुतमिश होना था। अगले को देखते हैं। 97 में कहा गया कि मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, इन्होंने किसको, मतलब किस समय, तारीख आपको बतानी है कि उस तारीख पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। ये इलाहाबाद की संधि थी, उसकी तारीख आपसे पूछी जा रही है। तो बताइए 97 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। आप 1765 भी अगर ध्यान में रखें तो भी पकड़ लेंगे। 12 अगस्त 1765, वैसे 12 अगस्त की तारीख को आपको याद रखना है। 98 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक था। बिहारी एक समाचार पत्र का नाम है, इसके एडिटर का नाम आपको बताना है। तो ये बाबू माहेश्वर प्रसाद थे जो कि बिहारी के संपादक थे, और बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी किया गया। ये समय था 1906 का। तो इस समय राष्ट्रवाद की भावना और देशभक्ति की भावना अपनी चरम सीमा पर थी। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको। नाम दिया ही नहीं है तो हम इसमें से ई को चुन लेते हैं। महेश्वर प्रसाद का नाम होता तो चुनते। 99 को देखें। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले। तो सोनपुर से नहीं मिले हैं, गोराडीह से नहीं मिले हैं, मनेर से नहीं मिले हैं, चिरान से नहीं मिले। तो इन सभी जगहों से मिले हैं। मनेर से नुआर, चिरान, चेचर और गोराडीह, सोनपुर, इन सब स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो इसमें से हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 100, शतक हमने लगा लिया है, अभी 50 अर्धशतक लगाना बाकी है। तो अब इसमें देखें किसके अनुसार, मतलब किस व्यक्ति के हिसाब से आर्यों ने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया था। ये शतपथ ब्राह्मण है, मांडुक्य उपनिषद है, मैत्रेयणी उपनिषद है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसमें से कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 100 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये शतपथ ब्राह्मण का कथन था। शतपथ ब्राह्मण से हमें ऐसी सूचना प्राप्त होती है। अब इसके बाद 101वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये संस्था कौन सी है। तो ये विश्व आर्थिक मंच है। ये आपने हजारों बार पढ़ा होगा। सिंपल, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद 102 को देखिए। अब हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जो ये ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट है इसमें भारत की स्थिति क्या है तत्काल में, ये ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 102 को देखिए। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था और इसमें 3 प्रमुख संघों के नाम दिए हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली, विदेह की राजधानी थी मिथिला और ज्ञात्रिक की राजधानी थी कुंडग्राम। ये सब क्या है, ये राज्यों के नाम दिए हैं और उनकी राजधानियों का नाम दिया है जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से सही की तलाश आपको करनी है। तो 102 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ये तीनों ही ठीक दिया है, तीनों की जानकारी एकदम परफेक्ट है। 725 ईसा पूर्व के आसपास वज्जी महाजनपद की स्थापना होती है। तो ये 16 महाजनपदों में से एक था। ए को चुन लिया। इसके बाद 103 को देखते हैं। यहाँ देखें 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसके द्वारा नियुक्त किया गया, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। 103वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो बी होगा। जहांगीर के द्वारा ये काम किया गया था, जहांगीर ने उसे बनाया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 104, बिहार के रोहतास में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक किला बनवाया गया। शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, सूरवंश के यहाँ पे कुछ अलग अलग शासकों के नाम है और बहादुर शाह जफर का भी नाम दिया है। आप इसमें से बताइए। तो इसमें से शेरशाह सूरी का नाम आप चुन लीजिए। ऐसे बड़े बड़े काम उसी ने किए थे। इसके बाद 105वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल में मुजफ्फर खान को वजीर के तौर पे नियुक्त किया था। तो मुजफ्फर खान को वजीर के तौर पे नियुक्त करने वाला कौन था। ये अकबर था, बाबर था, इल्तुतमिश था कि बहलोल लोदी था। नाम आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। अकबर के द्वारा ये काम किया गया था। वजीर को दीवाने कुल भी कहा जाता था। तो इसमें से आप ए वाले विकल्प को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 106 को देखते हैं। डोडिया मुद्रा की बात हो रही है। ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य के द्वारा जारी की गई थी। डोडिया करेंसी जो है इसको जारी करने वाली स्टेट कौन सी थी। जयपुर थी, मेवाड़ या फिर बीकानेर अथवा जैसलमेर। तो जैसलमेर ही होगा। इसमें से डोडिया से आप जैसलमेर को आराम से मैच कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 107 को देखते हैं। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। शासक का नाम और राज्य का नाम दिया है। महाराणा हमीर जो है ये मेवाड़ के राजा थे। राणा चुंडा जो थे वो मारवाड़ के थे। बाज बहादुर का संबंध मालवा से था, वो वहां के शासक थे। कुतुब शाह जो है ये गोलकुंडा का रूलर था। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 107 कुछ भी गलत नहीं है। जितनी जानकारियां हैं वो सब एकदम 100% परफेक्ट। इसके बाद प्रश्न संख्या 108, किसानों की प्रसिद्ध प्रथा है 12 बलूट और प्राचीन समय में ये किसी राज्य में प्रचलित थी। राज्य कौन सा है बताइए। यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं और 108वां करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ये महाराष्ट्र में प्रचलित थी। 12 बलूट जो है ना ये महाराष्ट्र की प्रचलित प्रथा थी और इसमें से हम सी को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 109 को देखिए। मध्य पाषाणकालीन स्थलों के नाम यानी मेसोलिथिक साइट्स दी हुई है और उनके स्थान दिए हुए हैं, मतलब राज्यवार स्थान दिए हैं। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो बीरभानपुर बिहार में है, लोटेश्वर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, पैसरा गुजरात में है और सराय नाहर राय जो है वो उत्तर प्रदेश में है।
सही कौन सा है? 109वें प्रश्न को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। सराय नाहर राय वाला एकमात्र ठीक दिया है, बाकी जितने हैं सब उल्टे सीधे दिए हुए हैं। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है और लोटेश्वर जो है वो गुजरात में है। पैसरा आपका बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, पैसरा जो है ना ये मेसोलिथिक साइट है और ये बिहार में। प्रश्न संख्या 110 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे तीर्थंकर और उनका प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो तीर्थंकरों के नाम को प्लेस ऑफ बर्थ से मिला दिया है, लेकिन इसमें से सही कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो ऋषभनाथ यानी ऋषभदेव जो है ये पाटलिपुत्र में जन्मे थे। पद्म प्रभु जो है ये कौशाम्बी में पैदा हुए थे और संभवनाथ जो है ये श्रावस्ती के पैदाइश इनकी थी। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। तो 110वें को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा ए वाला। ऋषभनाथ जो दिया हुआ है असल में ऋषभदेव होना चाहिए था। ये अयोध्या के इनकी जो पैदाइश है वो अयोध्या की थी, ठीक है। ये मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र के नहीं। बाकी जितनी चीजें हैं वो सभी सही है, एकमात्र यही गलत था। प्रश्न संख्या 111 को देखिए। अहिनवाड़ निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? अहिनवाड़ ये कौन से राजवंश की कैपिटल थी? ये गुजरात के चालुक्यों की राजधानी थी, चेदी के कलचुरी थे, या फिर मालवा के परमार थे, या शाकंबरी के चाहमान थे? तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। गुजरात के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी थी अहिनवाड़। बाकी त्रिपुरी जो है वो चेदी के कलचुरियों की राजधानी थी, परमारों की थी धारानगरी, और अजमेर थी चाहमानों की यानी चौहानों की। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 112। कांस्य से बनी हुई यानी कांसे से बनी हुई भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त की गई है? कांगड़ा से, सुल्तानगंज से, मानकुंवर से, भोजपुर से, किस जगह से? तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना बी वाला ऑप्शन। बाकी पीतल की जो प्रतिमा है वो कांगड़ा से मिली है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है मानकुंवर से, और पार्श्वनाथ जो कि इनसे पहले वाले तीर्थंकर थे, मतलब जैन तीर्थंकरों की लिस्ट में अगर चले जाएं, ये तो बौद्ध की बात हो रही थी, तो जैन तीर्थंकरों की सूची में महावीर से पहले वाले जो पार्श्वनाथ थे उनकी मिली है जो प्रतिमा, वो भोजपुर से प्राप्त हुई। इसके बाद कुल मिलाकर अब 113वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा वायसराय था जिसके समय में, और समय दे दिया है, अच्छी बात है, 1879। इससे आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। तो अफगानिस्तान पर बाह्य नियंत्रण स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने। ये कौन से वायसराय का समय था बताइए? लिटन का समय था, रिपन का था, डफरिन का था, इरविन का था, इसमें से कौन होगा? तो ये लॉर्ड लिटन का समय था, 1879 लॉर्ड लिटन का समय था। अफगानिस्तान के ऊपर बाहरी नियंत्रण स्थापित हो गया था। लिटन को आप चुन लीजिए, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद 114वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1809 का समय है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके नेतृत्व में डेविड सेटान प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन जो है वो भेजा जाता है, लेकिन कहां पर भेजा जाता है वो जगह आपको बतानी। समय दे दिया है, किसका समय था वो भी दे दिया है, और किसके नेतृत्व में भेजा गया वो भी दे दिया है। तो आधा तो काम यहीं से हो जाता है। अब कहां पर भेजा गया था वो आपको बताना है। तो 114वां प्रश्न करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ये सिंध भेजा गया था, ठीक है, इसको सिंध भेजा गया था और इसमें से हम ए को चुनते हैं। 115वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल से संबंधित है। तो ये संगोली की संधि है, बंबई प्रेसिडेंसी का निर्माण है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में क्या क्या होता है और नहीं होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 115वां प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा जो है वो तो हेस्टिंग्स के समय से जुड़ा है, लेकिन वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है वो असल में बार्लो के समय में होता है। कान में बालियां पहनने से संबंधित और धार्मिक चिन्ह से संबंधित विवाद था, तो ये बार्लो के समय में होता है 1806 में, ठीक। तो यही इससे बाहर है, बाकी बी को आप चुन लीजिए, पहला दूसरा ठीक है। इसके बाद 116वें प्रश्न में पूछा गया कि सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला का चयन आपको करना है। बालाघाट है, अजंता है, सतपुड़ा है और विंध्य है। अब इन पर्वतमालाओं को देखकर बताइए। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दक्षिण से उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं, सबसे दक्षिणी आपको बताना था। तो इसमें से बालाघाट सबसे दक्षिणी है, ठीक है। बालाघाट जो है ना वो सबसे दक्षिणी है। बाकी अगर आप देखें तो अजंता उसके बाद पड़ेगा, मतलब दक्षिण से बढ़ते हैं, बालाघाट, उसके बाद अजंता, फिर सतपुड़ा और सबसे उत्तर में इसमें पड़ेगा विंध्य। इसके बाद प्रश्न संख्या 117 को देखिए। माउंट सेंट हेलेंस ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, कौन से देश में है ये आपको बताना है। तो यहाँ देशों के नाम दिए हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में है हेलेंस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 118 को देखते हैं। जो अर्थ की क्रस्ट है, मतलब भूपर्पटी, वो किस तत्व की संरचना से सबसे कम बनी है, मतलब उसको बनाने में किस तत्व का सबसे कम रोल है वो आपको बताना है। सबसे ज्यादा वाला तो पूछा जाता है, लेकिन सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें तत्वों के नाम दिए हैं और 118वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम की मात्रा सबसे कम है। अगर अल्प मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों को देखें तो पृथ्वी के केंद्र में तो खूब लोहा भरा है, लेकिन बाहर जो है वो सिर्फ 5% भार के हिसाब से लोहा पाया जाता है। कैल्शियम जो है वो उससे भी कम है, सोडियम उससे भी कम है और सबसे कम है इसमें मैग्नीशियम। पोटेशियम भी इससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है? 2.09%। तो मैग्नीशियम को इसमें से चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट है जो कि 2 देशों के क्षेत्रों में विस्तारित है? तकला मकान है, दस्ते लुट है, आटाकामा है और पेटागोनिया है।
और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, आटाकामा। ठीक है, आटाकामा जो है वो 2 देशों में फैला हुआ है। और कौन से 2 देश हैं भाई? तो ये उत्तरी चिली है और दक्षिणी पेरू है। इसके बाद प्रश्न संख्या 120 को देखते हैं। यहाँ प्रायद्वीप यानी पेनिसुला का नाम दिया है और रिलेटेड कंट्रीज दे रखी है, जैसे कि कोला पेनिसुला जो है इसमें संबंधित देश का नाम है रूस यानी रशिया, और ब्रिटानी जो है ये संबंधित देश का नाम है फ्रांस, युकाटान से संबंधित है मैक्सिको, और जो उगावा है उससे संबंधित है कनाडा। अब ये बताइए कि ये प्रायद्वीप से जुड़े हुए देशों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, जितनी जानकारी है सभी परफेक्ट है, और इसीलिए हम ई को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 121, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल कितना कर दिया गया है, वो अमाउंट आपको बताना है। और ये केंद्रीय बजट है, मतलब पूरे देश का 2022-23 का लेटेस्ट वाला। तो आप परीक्षा दे रहे होंगे तब तक यही काम कर रहा होगा। अब देखें इसमें, और 121वां प्रश्न, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, अच्छा खासा अमाउंट इस पर निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 122 को देखते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री जो है, उन्होंने 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए, मतलब कितने हजार करोड़ रुपए के व्यय के साथ रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम को आरंभ करने की घोषणा की थी, बजट जो पिछला वाला था उसमें। तो ये कितने हजार करोड़ रुपए का इसमें अमाउंट लगाया गया था, और इसका जो सही जवाब है इसमें आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6,000 करोड़ रुपए। अच्छी खासी लागत इसमें एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए लगाने की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 123, केंद्रीय बजट के हिसाब से, वही पुराना वाला बजट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, मतलब ये कितने हजार करोड़ रुपए हैं, वो धनराशि आपको बतानी है। और इसमें जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, 73,000 करोड़ रुपए। इसमें ऑप्शन में भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको तथ्य पता है तो आप लगा लेंगे, नहीं तो इस तरह के प्रश्नों में तुक्का काम नहीं करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 124 को देखते हैं। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे का रिकॉर्ड पेश करता है, मतलब बजट में आपने कितना बेहतर इन्वेस्टमेंट किया, कितने अच्छे तरीके से योजनाओं को लागू किया, उसमें धनराशि का व्यय हुआ, वो सब देखा जाता है। तो कुल मिलाकर आप बताएं कि कौन सा विकल्प गलत है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, दूसरा सबसे बड़ा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो जापान के पास है, तीसरा है अमेरिका के पास, और चौथा है हमारे पास। अब ये बताइए कि गलत कौन सा है। तो 124वें को आप देख रहे हैं, सी वाला गलत है, जो तीसरे स्थान पे अमेरिका को कर दिया है। असल में पहले स्थान पे है चीन, जापान दूसरे स्थान पे है, स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान है, और भारत का है चौथा स्थान विदेशी मुद्रा के भंडारण के मामले में। तो इसमें से यूएसए वाला जो दिया है ना, उसको आप हटा दीजिए। प्रश्न संख्या 125 को देखते हैं। अटल पेंशन योजना 12 अक्टूबर 2021 तक का जो डाटा है, उसके अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है? इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के हिसाब से आपको देखना है। 125 का करेक्ट आंसर ई होगा, इसमें राज्यों का नाम ही नहीं दिया है। असल में देखिए आप, 3 राज्य जो है वो टॉप पे रहे, उसमें उत्तर प्रदेश है, फिर जाकर बिहार है, तब जाकर पश्चिम बंगाल है। तो इसमें से आप किसको चुनते? एक से ज्यादा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 126 को देखें। प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही है, जो कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है, और आप जानते हैं अफ्रीका से चीता लाए गए। तो भारत चीतों को लाने के लिए कौन सी संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये कौन सी संस्था है, आप बताइए। तो चीतों को भारत लाने के लिए, यहाँ से चीता जो एशियन चीता है वो विलुप्त हो चुका है, तो अफ्रीकी जलवायु से मैनेज करके चीतों को यहाँ ले आया जा रहा है, उनकी वंशावली बढ़ाने का प्रयास। डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और वहां से चीता लाने का काम चल रहा है। अभी कुछ चीते जो हैं वो बीमार भी हो गए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। वो यहाँ की जलवायु के हिसाब से नहीं है। हाल ही में ये कौन सी जगह है जहां के पूर्व जलवायु मंत्री साइमन स्टील को जर्मनी के बॉन स्थित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय का नया कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? ये बताइए। तो अब इसमें आप बताइए, सेंट लूसिया है, एंटीगुआ और बारबुडा है, ग्रेनेडा है, या डोमिनिका है? इसमें जगह का नाम आपको देखना है, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये ग्रेनेडा हो जाएगा। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, ये है आपका ग्रेनेडा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 128, और इसमें कहा गया कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर को ये कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? शेवेलियर दी ला लीजन ऑफ द ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। मतलब शेवेलियर लीजन ऑफ द ऑनर ये एक सम्मान का नाम है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे अपने देश में भारत रत्न होता है, ठीक वैसे ही। तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बताइए। शशि थरूर को ये दिया गया है, और 128 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। ठीक, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये मिला है शशि थरूर जी को। इसके बाद प्रश्न संख्या 129 पूछा गया कि कौन से माफ कीजिएगा, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, और किताब का नाम था अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19, और इसका विमोचन किया गया है। और यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने में गड़बड़ हुआ है। ये पूर्व जो उपराष्ट्रपति जी थे, यानी एम वेंकैया नायडू, अब नहीं है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उससे पहले, तो ये पदवी पर थे और इन्होंने विमोचन किया। अब इसमें आप देखें, जो वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये किताब विमोचित की गई है, ये लिखी किसके द्वारा गई है, वो लेखक का नाम आपको चुनना है।
तो यहाँ पर लेखक का नाम दिया है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर और पी चिदम्बरम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये ए वाला चुनिएगा, अरुण जेटली के द्वारा ये लिखी हुई किताब है, ठीक है। वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है, अरुण जेटली ने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स, ठीक। तो इसमें से हम अरुण जेटली को चुनते हैं और प्रश्न संख्या 130 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एलिजाबेथ ट्रस ये ब्रिटेन की नई 56वीं और कौन से नंबर की महिला प्रधानमंत्री बन गई और इन्होंने पद त्याग भी कर दिया, इसमें से आप बताइए। तो इसमें 130 को आप देख रहे हैं और 130 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसमें जो तीसरा वाला क्रम है वो आपको चुनना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 131 को देखिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये किसको नहीं दिया गया है? कुछ लोगों के नाम दिए हैं, तो आप इसमें से ई को चुनिए क्योंकि ये सारे नाम इसमें शामिल हैं, जैसे कि भगवंत अनमोल है, प्रमेय इनका नाम है, हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। मिहिर वत्स है, इसके अलावा श्रुति कानितकर है और इसके साथ साथ मकसूद आफाक का भी नाम है, ये उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसको प्राप्त किए हैं। तो इसमें सारे ही नाम जो है वो शामिल हो जाते हैं, तो हम ई को चुनकर इसे खत्म करते हैं। मतलब सभी जो है वो इसमें शामिल है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 132 को देखिए। 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, 7 दिन तक। इस वर्ष का कुछ थीम था और थीम क्या था वो आपको बताना है। तो 132 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है। पोषण सप्ताह, फ्लेवर्स, स्वाद की चर्चा, और इसमें जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 के बीच में ये सप्ताह आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 133 को देखें। हाल ही में हनी माथू इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना का विकास करने के लिए भारत के जेएमसी प्रोडक्ट ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो देश कौन सा है बताइए। तो ये देश आपका इसमें आप देखें मालदीव है, ठीक है। मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल पड़ोसियों के नाम दिया है। मालदीव जो है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो हवाई अड्डा है ये 2024 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। और 134 को देखते हैं। गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया है आप बताइए। मैरी कॉम है, साइना नेहवाल है, स्मृति मंधाना है और पीटी उषा है। 134 और राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, स्मृति मंधाना। गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट्स ब्रांड एम्बेसडर इसकी घोषित की गई है और इसमें से हम सी को चुनकर 135 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी देश की रक्षा कंपनी जो है, साब इसका नाम है, इसने भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर विनिर्माण सुविधा को स्थापित करने की घोषणा की। तो रक्षा कंपनी का नाम है साब, देश का नाम क्या है ये आप बताइए। स्वीडिश कंपनी ये है, रूसी कंपनी है, जर्मन कंपनी है या फिर फ्रांसीसी है। तो 135 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये स्वीडिश रक्षा कंपनी है जिसका नाम है स्वाब। और इसमें से हम चुनेंगे किसको? ए वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 136 को देखिए। इसमें कहा गया कि किस संस्था की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का हाल में देहावसान हो गया है? तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, उसकी ये पहली अध्यक्षा थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 137 को देखते हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, रीपा जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है, इसका शुभारंभ कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है आप बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब है यहाँ आप देख रहे थे, तो 137 में करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है उसने इसका शुभारंभ किया है। 138 को देखिए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाना था। अब निम्नलिखित में से कौन सा शहर उसमें शामिल नहीं है ये बताइए। 138 को आप देख रहे हैं। अब ई को चुन लीजिए क्योंकि ये सारे शहर उसमें आते हैं। अब इसमें कुल 8 शहर का मतलब है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, खरगोन, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें से ई वाले विकल्प को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 139। हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हब संगोष्ठी मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय SC/ST हब का आयोजन कहाँ पर किया गया ये आप बताइए। तो जगह दिया हुआ है, राज्य का नाम भी दिया है साथ में। 139 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। अहमदाबाद जो है गुजरात का, वहां पे इसे किया गया है, तो इसमें से हमने डी को चुना। नेक्स्ट 140 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 में कहा गया कि ये हाल ही में जारी हुरून इंडिया 40 का जो 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 ये लिस्ट का नाम है। इसके संदर्भ में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो निखिल कामत जो है इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुरून की लिस्ट में, और भविष्य अग्रवाल जो है इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, दिव्यांग तुरखिया जो है इन्हें तीसरा, और नकुल अग्रवाल को चौथा। तो आप ये बताएं कि गलत कौन सा है। तो 140 का जो राइट आंसर है वो ई होगा। ये 5 जो टॉप अरबपति हैं उसमें पहले स्थान पे निखिल कामत है, उसके बाद भविष्य अग्रवाल है, फिर दिव्यांग है, फिर नकुल है, फिर रितेश है, ठीक है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? ई वाले को। प्रश्न संख्या 141 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में 3:56 हो रहा है,
तो उस समय कोण कितना बनेगा। 3:56 हो रहा है, ये समय आपका घड़ी में दिखाई दे रहा है, तो कोण कितने एंगल का होगा ये आपको बताना है। तो 141 का जो राइट आंसर है वो ई हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो कोण का मान दिया है वो ठीक नहीं दिया है, आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 142 को देखते हैं। 3 घड़ियां हैं जो कि सुबह 10 बजे एक साथ चलती हैं और वे क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 50 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, यानी उसमें जो अलार्म है या ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। और वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, मतलब उनमें एक साथ बजने का जो क्रम है वो कब देखा जाएगा, तो 6 घंटे बाद या फिर 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, ये समय अंतराल आपको बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, 8 घंटे बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। इसके बाद 143 को देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 92 है, लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 1248 है। उसमें से एक संख्या जो है वो 624 है, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। सिंपल फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल सा गुणे म सा। उसमें से एक नहीं पता है, बाकी 3 पता है, आप आराम से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। और करेक्ट आंसर क्या आएगा, 143 का ए वाला हो जाएगा। दूसरी संख्या 184 है। इसके बाद 144 को देखते हैं। 70 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 70 से कम जो 3 के गुणज हैं सभी को बटोर लेना है और उनका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो अब इसमें आपको बताइए। और 144 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें सी हो जाएगा, ये 828 होगा। ठीक है, सभी गुणजों का अगर हम योग निकालेंगे तो 828 आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 145 को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। यदि वह रेलगाड़ी एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मतलब रेलगाड़ी कितनी लंबी है कि वो इतने समय में एक खंभे को पार कर ले रही है। इसमें लंबाई दी हुई है मीटर में और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, 375 मीटर। ठीक है, 375 मीटर की वो पूरी रेलगाड़ी। प्रश्न संख्या 146 को देखते हैं। यदि बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं के व्यास का अनुपात जो है वो 4 और 5 का है, मतलब 4:5 है, तो आयतनों का अनुपात, अब शंकु का आयतन का सूत्र आपको अगर मालूम है तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। फिलहाल आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो 146 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 16 और 25 का अनुपात होगा, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 147 में चलते हैं और ये देखिए, 80 लोग किसी काम को 300 दिन में कर सकते हैं। 250 दिनों तक साथ काम करने के बाद मौसम खराब हुआ और 10 दिनों के लिए काम रोक दिया गया। तो अब काम को खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी। काम को उतने ही समय सीमा में पूरा करना है, तो इसका मतलब है कि कुछ और श्रमिकों की संख्या बढ़ानी होगी। तो कितने एक्स्ट्रा लोग उसमें और लगाने पड़ेंगे कि काम नियत समय पर पूरा हो जाए, क्योंकि 10 दिन का उसमें लेट हो चुका है। तो 147 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। 20 लोग और लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, 80 लोग पहले ही थे, 20 लोग और, यानी 100 लोग अब लग के करेंगे तो ये काम समय से पूरा हो जाएगा। इसके बाद 148 को देखते हैं। समान आयतन वाले गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिलाया गया है, एसिड मिलाया गया है, और एसिड और पानी का अनुपात जो है वो क्रमशः 1:2, 2:3 और 3:4 का है। ये गिलास है और इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। मतलब इसमें जो भी मटेरियल हमने मिलाया था उसको हम क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में डालते हैं। अब बड़ा बर्तन जो है उसमें ये सारा अनुपात मिक्स हो गया। अब बताइए कि वो बड़े वाले कंटेनर में जो पानी और अम्ल का मिश्रण है उसमें अम्ल का अनुपात कितना है और पानी का अनुपात कितना है। अलग अलग तो हमने 3 गिलासों में देखा, लेकिन एक साथ मिला देने पर कितना हो जा रहा है। तो 148 का जो राइट आंसर है यहाँ आप देख रहे हैं वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 302 और 433 का अनुपात होगा, यानी अम्ल जो है, यहाँ अम्ल और पानी दिया है तो अम्ल का अनुपात जो है, यहाँ आप 148 को देख रहे हैं, पहले बी वाले को मार्क कर लीजिए। 302 है और 433 जो है वो पानी है। इसके बाद 149 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक मैदान में 40% लड़के फुटबॉल और 50% जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। 18% लड़के कोई खेल नहीं खेलते। तो कितने प्रतिशत लड़के दोनों खेल खेलते हैं ये आपको बताना है। जो दोनों खेलों को नहीं खेलने वाले हैं उनको अलग कर दिया है और अलग अलग भी बता दिया है। अब एक साथ दोनों खेलों को खेलने वाले कितने % लड़के हैं, सिर्फ इतना आपको कैलकुलेट करना है और ये होगा 8%। 8% लड़के ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और अंतिम प्रश्न देखते हैं जो कि है 150। एक पेन की कीमत जो है वो 75 रुपये है, जेल पेन होगी पायलट वाली, और कीमत को पहले 30% बढ़ाया गया और बाद में क्या किया गया, 30% कम कर दिया गया। तो पेन का वर्तमान मूल्य क्या है बताइए। पहले 30% बढ़ाए थे, बाद में क्या किए, 30% कम कर दिए। तो अभी जो उसका प्रेजेंट प्राइस है वो कितना होगा, 150 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, 68 रुपये 25 पैसे होगा। ठीक है, अभी जो उसका वर्तमान मूल्य है वो 68 रुपये 25 पैसे होगा। हमने सी को चुन लिया और यहीं पर यह टेस्ट समाप्त होता है। लगातार अभ्यास करते रहिए बिना आत्मविश्वास खोए, और तब तक के लिए नमस्कार।